क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज से चैनल के ऊपर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बहुजन महापुरुष हुए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, ज्योतिबा फुले है, माता सावित्रीबाई फुले है, या हम बात करें साहब कांशीराम की, जिन्होंने बाबा साहब की डॉक्टर अम्बेडकर की मरी हुई विचारधारा को जीवित करने का काम किया। उनकी किताबों को, उनके लेखों को, उनके भाषणों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, क्योंकि साहब कांशीराम की अगर हम बात करें तो साहब कांशीराम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समाज के अंदर इम्प्लीमेंट किया और उसको एक अच्छे स्तर पर लेकर गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, और साहब कांशीराम ने भी बहुजन समाज के अंदर जो शासक वाली और शासक बनाने का काम किया। तो साहब कांशीराम ने एक किताब है साहब कांशीराम की, पहले भी हम बात कर चुके हैं, चमचा युग। आज से हम कड़ियों के माध्यम से आपके सामने उस किताब के जो अंश है उस किताब को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज आज हम शुरुआत कर रहे हैं साथियों। शुरुआत में लिखते हैं साहब कांशीराम, कहता चमचा क्या होता है, यानी कि चमचा की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस उदाहरण में हिंदुओं का औजार शब्द का प्रयोग किया। साहब कांशीराम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे जो इन लोगों के लिए औजार शब्द का प्रयोग करते थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए जिन राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त किया था, उनके संदर्भ में वे अक्सर ही इस शब्द हथियार का प्रयोग करते थे। औजार के अतिरिक्त वह दूसरा शब्द का भी प्रयोग करते थे, जैसे हिंदुओं का दलाल या हिंदुओं का पिट्ठू। अपने पूरे जीवन में अनुसूचित जातियों के राजनीतिक को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में इन औजार, दलाल और पीठियों से निपटना पड़ा। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर जब वो बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो ऐसे जो दलाल हैं, औजार हैं, पीठुआ, उनसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समय समय पर निपटना पड़ा था। ऊंची जातियों के हिंदुओं के इन औजार, दलाल और पीठुओं की संख्या और किस्मों के समय बीतने के साथ बढ़ोतरी होती रही है। संविधानता उपरांत काल की राजनीति अनिवार्यताओं के चलते इन औजार, दलाल और पीठों को बहुत प्रोत्साहन मिला। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दुखद परिनिर्वाण के बाद यह प्रक्रिया इतनी तेजी से हो गई कि आज ऊंची जातियों के हिंदुओं के ये औजार, दलाल, पिट्ठू केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि मानवीय गतिविधि और संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में भारी संख्या में मिले जाते हैं। यानी अगर हम समय की बात करें तो समय के अंदर जो दलाल है, पिट्ठू है, औजार है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज हम आम देख भी सकते हैं जनता के अंदर, समाज के अंदर जो चल रहा है, जो आज की परिस्थितियां हैं। प्रारंभ में तो ये औजार, दलाल, पिट्ठू केवल डॉक्टर अम्बेडकर और पैनी दृष्टि वाले को ही दिखाई देते थे। बाद में बुद्धिजीवी वर्ग को भी दिखाई देने लगे, किंतु आज ये औजार, दलाल और पिट्ठू दैनिक जीवन में इतने आम हो गए हैं कि आम आदमी भी उन्हें जनता के बीच आसानी से पहचान सकता है। आम आदमी की अपनी अलग शब्दावली होती है, उसकी शब्दावली में एक औजार, दलाल, पिट्ठू को चमचा कहा जाता है। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन लोगों को औजार, दलाल, पिट्ठू कहते थे, आम लोग हैं, जो हम आम लोग हैं, उनको चमचा कहते हैं कि फलाने का चमका है, दिमकाड़े का चमचा है। तो हम चमचा शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और साहब कांशीराम भी कहते हैं कि और इस पुस्तक में मैंने आम आदमी की शब्दावली इस्तेमाल करने का फैसला किया है। मेरा सोचना है कि जब हम आम आदमी के मकसद के लिए लड़ रहे हैं तो हमें उसकी शब्दावली का प्रयोग करने में सही लाभ है, या हमें उसका शब्द का प्रयोग ही करना चाहिए। चमचा एक देसी शब्द है जो आम लोग यूज करते हैं, जिसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए होता है जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि उससे कुछ करवाने के लिए किसी और की जरूरत होती है, और वह कोई और उस चमचे का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करता है। यानी जो चमचा होता है उसका व्यक्ति जो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, अपने निजी फायदे के लिए करता है, भलाई के लिए अथवा अपनी जाति की भलाई के लिए करता है, जो चमचे की जाति के लिए हमेशा अहितकारी होती है। इस पुस्तक में हम औजार, दलाल और पिट्ठू के मुकाबले चमचा शब्द का प्रयोग अधिक करेंगे। भारतीय संदर्भ में और आम आदमी के लिए यह शब्द अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि अर्थ के अतिरिक्त यह अधिकतम प्रभाव के साथ भावना को भी व्यक्त करता है। इन चारों शब्दों चमचा, पिट्ठू, दलाल, औजार का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल अर्थ भाव को व्यक्त करने में
उनकी प्रभाविकता पर निर्भर करता है, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार है इस बात पर निर्भर करता है। साहब कांशीराम लिखते हैं कि कार्यकर्ता को चमचा समझने की भूल तो नहीं करनी चाहिए, यानी जो हमें चमचे के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा कार्यकर्ता कौन है। तो इसके बारे में लिखते हैं कहता कुछ लोग कार्यकर्ताओं को चमचा समझने की भूल कर सकते हैं, यह भयंकर भूल होगी। कार्यकर्ता और चमचा दुर्विरोधी होते हैं, यानी एक दूसरे के पूर्ण रूप से विरोधी होते हैं। कार्यकर्ता अत्यंत आज्ञाकारी होता है जबकि चमचा गुलाम होता है। जो लोग आज्ञाकारिता और गुलामी भेद नहीं कर सकते वे कार्यकर्ता को भी चमचा समझने की भूल कर सकते हैं। चमचे का इस्तेमाल उसकी अपनी ही जाति के खिलाफ किया जाता है, जबकि कार्यकर्ता का इस्तेमाल उसकी जाति की भलाई के लिए होता है। और चमचे का इस्तेमाल उसकी अपनी ही जाति के सच्चे और खरे नेता को कमजोर करने के लिए होता है, जबकि कार्यकर्ता का इस्तेमाल उसकी जाति के सच्चे और खरे नेता की मदद के लिए और उसके हाथ मजबूत करने के लिए होता है। चमचा और कार्यकर्ता में अंतर करने के लिए और भी कई तथ्य दिए जा सकते हैं, किंतु यहाँ पर हमारा जो देह है केवल इस बात पर जोर देने में है कि एक कार्यकर्ता को चमचा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए, अच्छी सी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए हमारे पास कि चमचा कौन है, कार्यकर्ता कौन है, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके। चमचा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या कालांतर के अंदर इतने जो चमचों की तादाद बढ़ी है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। औजार, दलाल, पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए, यानी कि जब एक अच्छा नेता खड़ा होता है तो उसका विरोध करने के लिए चमचों की जरूरत पड़ती है, औजारों की जरूरत पड़ती है, पिट्ठुओं की जरूरत पड़ती है। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष से किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की जरूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती। यानी चमचों की जरूरत कब पड़ती है, समझने वाली बात है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। कहता जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष, किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की जरूरत भी नहीं होती है, उनकी मांग भी नहीं होती है। जैसा कि हम देख चुके हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से दलित वर्ग लगभग समूचे भारत में छुआछूत और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को तैयार हो गए थे। प्रारंभ में उनकी अपेक्षा की गई, किंतु बाद में जब दलित वर्ग का सच्चा नेतृत्व सशक्त प्रबल हो गया तो मजबूत हो गया तो उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकी। इस मुकाम पर आकर ऊंची जाति के हिंदुओं को यह जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। यानी जब उनको दलित वर्ग जिनके साथ छुआछूत की जाती, जब उनको सच्चे लीडर मिलने शुरू हुए, जब उनको सच्चा खरा और उनकी लड़ाई लड़ने वाला, उनके लिए संघर्ष करने वाला नेता मिला, तो उच्च वर्ण के लोग जो छुआछूत जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे उन लोगों को चमचे, दलाल, पिट्ठू, औजारों की जरूरत पड़ी। गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अम्बेडकर ने अत्यंत सफलतापूर्वक दलित वर्ग के लिए संघर्ष किया। उस समय तक गांधी जी और उनकी कांग्रेस इस बुलाव में थे कि दलित वर्ग के पास ऐसा कोई सच्चा नेता नहीं था जो उनके लिए लड़ सके। गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1930-31 के आसपास गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने इंच दर इंच अंतिम पल तक दलित वर्ग की राजनीतिक सुरक्षा की एक एक मांग का विरोध किया। यानी जितने भी दलित वर्ग के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की जा रही थी तो गांधी एंड पार्टी ने उसका पूरा जोर विरोध किया। किंतु यह डॉक्टर अम्बेडकर के लीडरशिप में का बूता था कि उन्होंने दलित वर्ग की न्यायोचित मांग को मनवा लिया। गांधी और कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद 17 अगस्त 1932 को घोषित प्रधानमंत्री के पंचाट में दलित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दे दी गई। 1930 से 1932 तक की इस अवधि में गांधी जी और कांग्रेस को पहली बार चमचों की जरूरत महसूस हुई। जहां से चमचों की शुरुआत हुई तो ये 1932 से हम कह सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो लोग इस देश के अंदर जातीय व्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, उन लोगों को चमचों की आवश्यकता पड़ी।